26 अक्टूबर 2024 एक ऐसा दिन जहाँ पे इजराइल ईरान पे हमला कर देता है और इसी हमले के साथ ये जंग और तेज़ी से बढ़ जाती है। पर जो ईरान इजराइल एक समय पे अच्छे संबंध रखते थे, जहाँ ईरान उन पहले चुनिंदा देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, रिकॉग्निशन दी थी, वहीं पे आज दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा जंग हो रही है। पर आखिर कैसे इन दोनों के संबंध खराब हुए, साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो युद्ध हमास से शुरू हुआ, फिर हिजबुल्लाह पे गया और फिर ईरान पे चला गया, ये युद्ध क्या और ज़्यादा बढ़ेगा और क्या दुनिया और दो भागों में बच जाएगी, साथ में क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और साथ में हम ये भी देखेंगे जो अरब नेशन एक समय पे इजराइल को मान्यता तो छोड़ो उसके साथ युद्ध करते थे, वो आज उसे ठीक ठाक संबंध रखते हैं। पर जब ईरान पे अटैक हुआ इजराइल के द्वारा तो उन्होंने डिफेंड भी करने की बात की ईरान को। तो क्या अरब नेशंस ईरान के साथ होंगे या फिर यूएस से दोस्ती बनाए रखेंगे? तो चलिए जानते हैं। मैं हूं शशि लक्ष्मी, मेरी उम्र 17 ईयर्स है और मैं ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ। मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सब को समझने के लिए पहले हमें ईरान और इजराइल के संबंध समझने होंगे। जब भी इजराइल और ईरान के संबंध शुरुआत में अच्छे थे, जब 1948 में इजराइल आया था तो बहुत सारे मुसलमान देशों ने उसकी मान्यता मानने को मना कर दिया था। पर हम देखते हैं कि ईरान, क्योंकि वो यूएस के इन्फ्लुएंस में था और यूएस पहला देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी एज अ कंट्री। हम आगे देखते हैं कि ईरान यूएस के इन्फ्लुएंस में होने के कारण और यूएस का एक दोस्त होने के कारण, जहाँ पे एक मोनार्की थी मोहम्मद रजा की, उसकी वजह से उसने इजराइल को मान्यता दी थी। पर आगे हम देखते हैं कि जब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है और अयतुल्लाह ख़ुमैनी आते हैं तो उन्होंने इजराइल की मान्यता जो छोड़ो उसे मानने से ही इनकार कर दिया, जहाँ पे यूएस से भी उनके संबंध खराब होते हैं। और हम देखते हैं इन दोनों के संबंध खराब हो जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज भी बनाना शुरू करता है और हम आगे देखेंगे कि ये प्रॉक्सीज कैसे इस जंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स रखती हैं। हमने इजराइल ईरान के संबंध तो समझ लिए, पर अब हमें समझना होगा कि इजराइल की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है, कैसे उसके जियोपॉलिटिकल संबंध बदलते भी रहे हैं और कैसे इवॉल्व होते रहे। जहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं अरब नेशंस की बात। इजराइल जो कि 1948 में आया था, उसी समय अरब नेशंस ने उसकी मान्यता छोड़ो उसके साथ युद्ध किया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इजराइलीज, जिसे इजराइल के द्वारा कहा जाता है, और जो पैलेस्टीन के द्वारा नकबा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे अरब नेशंस जैसे कि सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट और जॉर्डन साथ में आके इजराइल से लड़ते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ ही सालों में अगला युद्ध भी होता है 1956 का, और ये युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस युद्ध में इजराइल को ब्रिटेन और फ्रांस की मदद तो मिलती है, साथ में इजराइल सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का भाग होता है और जॉर्डन का कुछ भाग इन्वेड कर लेता है। और इसी की वजह से इजिप्ट को 1978 में इजराइल को मान्यता देना पड़ता है, क्योंकि सिनाई पेनिनसुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इजिप्ट के लिए। सिनाई पेनिनसुला में स्विस कैनाल आता था जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था इजिप्ट के लिए, और वो चले जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। पर जैसे ही ये अकॉर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड, जो कि 1978 में हुआ था और 1979 में साइन हुआ था, जिस अकॉर्ड की वजह से इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला तो मिल जाता है पर उसे इजराइल को मान्यता देनी पड़ती है, रिकॉग्निशन देनी पड़ती है। और उसी के साथ साथ एक अरब लीग हुआ करती थी जिसमें अरब नेशंस होते थे, एक संगठन होता था, उसमें इजिप्ट को निकाल दिया जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉर्डन अगला देश होता है अरब नेशंस में रिकॉग्नाइज करने वाला, जहाँ पे हम देखते हैं 1994 में जॉर्डन रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को। पर आखिर क्यों? जैसे जॉर्डन में बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज आते थे, जिसकी वजह से जॉर्डन परेशान हो चुका था। अगर हम आज की पॉपुलेशन भी देखें जॉर्डन की, तो वो आधी पॉपुलेशन मिक्स है पैलेस्टीनियन और जॉर्डन का, जिसकी वजह से जॉर्डन ने क्या भी रखा है कि जॉर्डन की पॉपुलेशन जॉर्डन की नागरिकता मानेगी, ना कि पैलेस्टीन की मांग करेगी। आगे हम देखते हैं कि जॉर्डन इसी वजह से 1994 में अकॉर्ड कर लेता है। पर एक और रीज़न था, वो क्या था? वो ये रीज़न था कि PLO जो कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाती है इजराइल से, जिसकी वजह से जॉर्डन को लगता है कि अब अकॉर्ड करना सही है।
आगे हम देखते हैं कि 2020 में यानी 2020 में यूएई और बहरीन भी अकॉर्ड करते हैं, जिसे हम अब्राहम अकॉर्ड बोलते हैं। आगे चल के मोरक्को और सूडान भी इसमें आ जाते हैं। पर अगर हम देखें, ये तो अरब नेशंस के संबंध की बात हो गई, पर अगर यूएस और इजराइल के संबंध की बात देखें तो शुरुआत से ही दोस्ती में रहे। हाँ, भले ही अमेरिका सबसे पहला देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, पर उसके संबंध उतने भी अच्छे नहीं थे, जहाँ पे वो ईरान को अपना एक प्रॉक्सी यानी अपनी एक ताकत मानता था मिडिल ईस्ट में। पर जब उसने देखा कि इजराइल खुद से लड़के इतनी ताकत ला रहा है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर देश बन सकता है, इसी वजह से उसने इजराइल को मदद करनी चालू की, क्योंकि वो समझता था मिडिल ईस्ट में इजराइल उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, जहाँ पे वो पहले इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों मदद देता था। इकोनॉमिक और मिलिट्री बराबर हुआ करते थे, पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि 2000 यानी 2000 तक आते आते मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, मतलब मिलिट्री मदद ज़्यादा हो जाती है, सैन्य मदद ज़्यादा हो जाती है, और जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक मदद होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म ही हो जाती है। और आज सिर्फ मिलिट्री मदद देता है अमेरिका इजराइल को। आगे हम देखें, अमेरिका इजराइल के तो ये संबंध हो गए, पर इजराइल के संबंध पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे रहे हैं, और ये होते हैं संबंध इजराइल के ज़्यादातर देशों के साथ। पर अभी मैंने रूस की बात नहीं की, चाइना की बात नहीं की, जिनके संबंध इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाइना तो न्यूट्रल रहता है, पर रूस हमेशा ईरान के साथ रहता है। तो चलिए जानते हैं ईरान की क्या फॉरेन पॉलिसी रही है। अगर ईरान की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी शुरुआत में, जहाँ पे 1941 से लेकर 1979 में मोहम्मद रज़ा की सरकार थी, मोनार्की थी, उस समय वो यूएस के इन्फ्लुएंस में रहता था, यूएस की दोस्ती में रहता था, जिसकी वजह से वो इजराइल को मान्यता देने को भी तैयार हो गया, और उसके थोड़े अलग डिसीजन थे अरब नेशन से। पर हम देखते हैं जैसे 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है, और इस रिवॉल्यूशन की वजह से अयतुल्लाह खुमैनी पावर में आते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की मान्यता तो मानने से इनकार ही कर देता है, और इजराइल को बिल्कुल ही मानता नहीं है ईरान। ईरान के संबंध यूएस के साथ तो समझ लीजिए पूरे ही खराब हो जाते हैं, और उसके संबंध शुरू हो जाते हैं रूस के साथ, जहाँ पे रूस और ईरान का दोनों का ही इसमें फ़ायदा होता है। दरअसल रूस ईरान से ड्रोन लेता है सस्ते दामों पे, और वहीं पे रूस बड़े मिसाइल्स या बड़े हथियार देता है ईरान को। आगे हम ये भी देखते हैं कि रूस के लिए ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बनता है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उसे भी एक ताकत चाहिए थी, जैसे यूएस को एक ताकत चाहिए मिडिल ईस्ट में, अपना एक देश चाहिए। पर हम देखते हैं ईरान भी अपनी ताकत लाने के लिए, अपने संबंध और अच्छे या अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए अपनी प्रॉक्सीज बनाता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कैसे प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं यहाँ पे। पर ईरान के संबंध अरब नेशंस के साथ हमेशा अच्छे नहीं रहे, जहाँ पे हम देखते हैं कि अरब नेशंस और ईरान में एक राइवलरी रही है। जैसे अरब नेशन खासकर सऊदी अरेबिया के पास मक्का मदीना है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इस्लामिक लीडरशिप दिखाता है, पर ईरान इसी लीडरशिप को लेना चाहता है। दोनों में ही राइवलरी रही है, और अगर ईरान इजराइल को इन्वेड कर लेता है तो वो इस्लामिक लीडर बन जाएगा, और इसी की वजह से इन दोनों में राइवलरी होती है। एक और रीज़न जो राइवलरी का हो सकता है वो ये है कि ईरान एक शिया देश है और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी देश है, जिसकी वजह से थोड़े से फ़र्क होते हैं। पर हम अगर अभी अरब नेशंस की बात करें तो उनकी भी हम पॉलिसी की अब बात करते हैं। अगर हम अरब देशों की पॉलिसी की बात करें तो उनकी पॉलिसीज़ बदल रही हैं। पहले तो भले वो इजराइल को नहीं मानते थे, पर जैसे जैसे उनके यूएस के साथ अच्छे संबंध होते गए, वैसे वैसे उन्होंने इजराइल के साथ ठीक ठाक संबंध शुरू कर दिया। पर आज भी वो इजराइल को पूरी तरीके से मानते नहीं हैं। आगे हम देखें तो अरब और ईरान के बीच में भी संबंध पिछले सालों में ठीक हुए, जहाँ पे हम देखते हैं जब चाइना ने ब्रोक कराई थी नॉर्मलाइजेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, तो उसकी वजह से दोनों के संबंध थोड़े से ठीक हुए। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कुछ ही दिन पहले एक इंटरेस्टेड डेवलपमेंट होती है, जहाँ ईरान के प्रेसिडेंट उससे मिलते हैं, और साथ ही में वो सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ईरान और गल्फ की जो राइवलरी होती है वो ठीक हो रही होती है धीरे धीरे, जहाँ पे इन दोनों की राइवलरी धीरे धीरे कम हो रही होती है, पर आज भी इन दोनों की बड़ी राइवलरी है, जहाँ पे अरब नेशंस अभी भी यूएस का ही साथ देते हैं, पर वो अगर मुस्लिम ब्रदरहुड पे आ जाए तो वो ईरान का ही साथ देंगे। आगे हम देखते हैं कि ईरान ने भी कहीं ना कहीं धमकी दी है अरब को अगर उसकी ऑयल बेसिस पे हमला होता है, जहाँ पे ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज होता है, जिसमें 30% यानी 30% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई होती है, और ईरान ने ये थ्रेट किया है कि अगर उसकी ऑयल सप्लाई बर्न होंगी तो अरब नेशंस की भी होगी, सऊदी अरेबिया की भी होगी। इसलिए अरब नेशंस ने कहा है कि वी अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल लेजिटिमेसी रिजोल्यूशंस
रिलेटेड टू द एरिया। वो इसका कहने का मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कह रहे हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी और शांति बनी रहे और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें काम करे, जो दिखाता है कि अरब नेशंस वहाँ पे शांति चाहते हैं। पर अगर हम यूएस का इंस्टेंस देखें तो वो थोड़ा अलग है। यूएस की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा ही अंतर रहा है। अगर हम इसको समझें तो यूएस ने जो इजराइल को साथ हमेशा इस मदद देने को रहा है, उसने रेड लाइन बहुत बार रखी। रेड लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन को, इस बात को पार नहीं करना चाहिए इजराइल को, जहाँ पे पहले दी उसने गाज़ा पे, फिर राफा पे और फिर ईरान पे, पर इजराइल ने इसको हमेशा इग्नोर करके इसको पार किया। और अगर अमेरिका की बात करें तो जब भी रेड लाइन पार हुई है उसने कोई सैंक्शन नहीं किया इजराइल पे, बल्कि उसने और ज़्यादा मदद की भी बात की है। जहाँ पे अमेरिका ये तो कहता है कि रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए इजराइल को, पर ये भी कहता है कि अगर इजराइल को डिफेंड करने के लिए मदद चाहिए होगी तो वो ज़रूर करेगा और वो इजराइल को डिफेंड करने में हमेशा सहायक रहेगा, जो कि दिखाता है कि उसकी कथनियों करने में कितना अंतर है। यहाँ पे अमेरिका इतना साथ क्यों दे रहा है इजराइल का? इस वजह से क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका का एक राइवल है और रूस का एक साथी है, और कहीं ना कहीं इजराइल अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकत है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका के पास सिर्फ इजराइल ही नहीं है, बल्कि उसके पास मिलिट्री बेसिस भी है मदद करने के लिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेसिस उसके पास कुवैत में है और भी अरब नेशंस में है। ये मैप दिखाता है कि अमेरिका के पास कैसे कैसे मिलिट्री बेसिस है और कहाँ कहाँ है। जहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि उसके मिलिट्री बेसिस सिर्फ मिडिल ईस्ट या अरब नेशंस में ही नहीं है, बल्कि अफ्रीका में भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है, जो कहीं ना कहीं मदद करेगा, खासकर रेड सी के पास। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये तो हमने समझ लिया कि अमेरिका के क्या इंस्टेंस रहे हैं और क्या डिसीजन रहे हैं और क्या उसकी पावर है। पर अगर हम देखें कि युद्ध कैसे शुरू हुआ, इसके लिए हमें ईरान की प्रॉक्सीज को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। अगर हम ईरान की प्रॉक्सीज की बात करें, ईरान की सबसे बड़ी प्रॉक्सीज जो कि हिजबुल्लाह रहा है, जहाँ पे मैंने हिजबुल्लाह के ऊपर वीडियो भी बनाया था, और अगर आपको वो देखना है जिसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया था, तो आप अगला वीडियो वो देख सकते हैं जाके इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। तो अगर हम बात करें प्रॉक्सीज की, तो उसके प्रॉक्सीज जो मैं ईरान के प्रॉक्सीज गिनाना चाहूँगी वो है हमास, हिजबुल्लाह, हुत्तीस जो कि यमन में है, PFLP इन सीरिया, खार-इब हिजबुल्लाह इन इराक जो कि शिया मुस्लिम्स का ये ग्रुप है। और हम देखते हैं कि ये प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि पहले प्रॉक्सी जो कि हमास थी, जहाँ पे हम देखते हैं प्रॉक्सीज जैसे कि हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के अंदर है, और लेबनान में हिजबुल्लाह की इतना ज़्यादा ताकत है कि समझ लीजिए लेबनान में 2 सालों से कोई भी सरकार नहीं है, और अब वहाँ सरकार लाने की बात चल ही रही है, पर हिजबुल्लाह के बिना जल्दी कोई सरकार नहीं लाई जाती है। और वहाँ पे पावर वैक्यूम होने की वजह से हिजबुल्लाह अपनी ताकत बनाए हुए है। पर अब जो हिजबुल्लाह युद्ध में बिजी है, इस वजह से वहाँ पे सरकार लाने की बात चल रही है। और अगर हम हुत्तीस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं। हुत्ती जो कि यमन में है, उससे इजरायली नहीं सऊदी अरेबिया भी बहुत परेशान रहता है। हुत्तीस जो कि रेड सी का एरिया पे अटैक करते हैं, जहाँ पे वो शिप्स को ईमेल तक भेजते हैं कि वो उनकी शिप्स इन्वेड कर लेंगे या लूट लेंगे, जिसकी वजह से वो बस प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। इस वजह से रेड सी में वो बहुत ज़्यादा अटैक रखते हैं। पर इससे अगर हम देखें तो ये सब प्रॉक्सीज ईरान की भी बहुत मदद करते हैं। ईरान इन सबको वेपन सप्लाई करता है और ये कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर करते हैं, जहाँ ईरान खुद लड़ने नहीं जाता है बल्कि अपनी प्रॉक्सीज के द्वारा लड़ाता है। पर अगर हम देखें अब ईरान खुद ज़मीन पे आ गया है, जो कि पहले एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, पर अब हो रहा है। इस युद्ध में बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती हैं। ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है यूरेनियम, और यूरेनियम भी ऐसा नहीं, जो यूरेनियम हमें मिलता है वो होता है 38, बट हमें उसे 235 में बदलना होता है, और उसके बाद हमें उसे इनरिच करना होता है। यहाँ मैं प्योर शब्द नहीं यूज़ करूँगी, इनरिच शब्द यूज़ करूँगी, क्योंकि वही यूज़ किया जाता है। अगर हम इसे 5% इनरिच करेंगे तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन सकता है, और अगर हम इसे 90% इनरिच करेंगे तब जाके एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। पर अगर हम ईरान के मामले में देखें कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनना कब से शुरू हुआ, तो वो 1950s में शुरू हुआ। और आपको पता है इसमें मदद किसने की थी ईरान की? यूएस ने। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस वक्त क्योंकि दोस्त था, उसने मदद की थी ईरान की। पर जब उनके संबंध खराब हुए 1970 में, ईरान जो दोस्त से दुश्मन बन गया, उसी समय ये न्यूक्लियर प्लान रोक दिया गया। पर अगर हम आगे देखें तो 1980s में ये वापस से चालू होता है, जहाँ पर रशिया आगे चल के मदद करता है। पर हम देखते हैं 2002 यानी 2002 में कि ईरान ने एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई होती है, तो उस पर सैंक्शन लगना शुरू हो जाते हैं। और ये सैंक्शन कम तब होते हैं जब 2015 में एक
डील होती है जिसे हम कहते हैं ईरानियन न्यूक्लियर डील, जहाँ पे होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस। ये डील 2018 तक चलती है, पर उसके बाद क्योंकि ट्रम्प की सरकार आई होती है और ट्रम्प इसको पुल कर लेते हैं, इसको वापस ले लेते हैं। उसके बाद तभी हम देखते हैं ईरान अपने न्यूक्लियर प्लान पे चलता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान एक हफ्ते में अपना न्यूक्लियर बम बना सकता है, पर ये बात हम सही नहीं कह सकते क्योंकि हमें इसके बारे में एविडेंस नहीं है और डिटेल में पता भी नहीं है। अगर हम आगे देखें तो रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया था ईरान के अंदर, और अर्थक्वेक आना ईरान में कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्योंकि ये इस समय आया था जहाँ पे न्यूक्लियर बम बनाना ईरान के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस वजह से ये एक शक की नज़र से देखा जा रहा है कि ये सिर्फ एक अर्थक्वेक था या ये एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट था। क्योंकि कुछ ही साल पहले कहा गया था कि ईरान एक अंडर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है और शायद ये हो भी, पर क्योंकि सरफेस पे कोई एक्सप्लोजन नहीं देखा गया था इस वजह से इसे नकारा भी जा सकता है। पर ईरान भी यहाँ कम नहीं है, ईरान के पास रूस का साथ है और रूस का साथ नॉर्थ कोरिया भी दे रहा है। पर अब हम इसमें इंडिया का इंस्टेंस देख लेते हैं, इंडिया का डिसीजन देख लेते हैं। हमें तो पता है कि वो यहाँ न्यूट्रल रहेगी, पर साथ ही में ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है क्योंकि ईरान में हमने अपनी कहीं ना कहीं प्लान बना रखे हैं। जहाँ पे हम देखें चाइना ने एक रोड बना रखी है जहाँ पे उसने कादर बंदरगाह यानी कादर पोर्ट लिया हुआ है पाकिस्तान में, जहाँ पे वो सीधा रास्ता बनाती है जिससे कि उस इंडियन ओशन से गुजर के नहीं जाना पड़ेगा, उतना लंबा रूट नहीं लेना पड़ेगा। इसको काउंटर करने के लिए हमने भी एक प्लान बनाया जो कि ईरान से जाएगा, जहाँ पे हमने ईरान का चाहबर पोर्ट लिया हुआ है, बंदरगाह लिया हुआ है, और वहाँ से ताजिकिस्तान में हमने एक एयरबेस लिया हुआ है जिससे हम एक रास्ता बनाते हैं ताकि हम यूरोप से भी जा सके और रशिया से भी जा सके और काउंटर कर सके चाइना के रास्ते को। पर अगर ईरान में वॉर होती है तो ये इंडिया के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि एक नया प्लान बनाना वो टाइम लेगा। हम ये भी देखते हैं कि ईरान कहीं ना कहीं इंडिया को सस्ते दाम में ऑयल देता है और पेट्रोलियम देता है, पर जब वो वॉर होगी तो ऑयल और पेट्रोलियम के दाम और तेज़ी से बढ़ेंगे। पर अब हम देखेंगे कि कैसे दुनिया दो भागों में बच जाएगी, अगर युद्ध बढ़ता है तो कैसे बटेगी, कौन से देश के साथ में जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस जियोपॉलिटिक्स को। अगर हम युद्ध की बात देखें तो युद्ध तो बड़ा ही है जो ईरान तक पहुंच गया है, पर ईरान के साथ आखिर कौन कौन से देश खड़े होंगे। अगर हम देखें तो ईरान के साथ रूस खड़ा होगा और रूस का यानी रशिया का साथ नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया देता है। चाइना भले ही न्यूट्रल रहा है पर वो रशिया के साथ अच्छी दोस्ती में रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक मेरा ओपिनियन है कि चाइना लास्ट तक न्यूट्रल ही रहेगा। और अगर हम देखें रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान एक साथ आएंगे, और अरब नेशंस का भी हम कह नहीं सकते हैं, पर हाँ अरब नेशन के आसार जरूर हैं कि वो डिफेंड तो करेंगे ईरान को, भले ही वो जाए ना युद्ध में, पर हाँ वो यूएस के ऊपर प्रेशर जरूर बना सकते हैं ईरान को डिफेंड करने का और इजराइल को रोकने का। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ पश्चिमी देश होंगे यानी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में यूएस तो हमेशा से ही साथ रहता है। अगर दो भागों में बात नहीं है तो हम देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है जहाँ पे रशिया ईरान के साथ दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। पर हाँ एक बात कहनी जरूरी है कि हर देश अपना फायदा चाहता है और कोई भी देश जंग में सीधा नहीं घुस जाना चाहता है। हर देश अपना इंटरेस्ट चाहेगा, भले ही वो दूर से कहे कि वो इस देश के साथ है, पर जरूरी नहीं है कि वो वॉर में घुस जाए या वॉर में युद्ध में जाए। खासकर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे हम देखते हैं कि वो शायद भले ही अपनी मिलिट्रीज थोड़ी सी भेज दें या कोई और सैंक्शंस लगा के मदद कर दे जैसे कि उन्होंने यूक्रेन में किया है। ये नहीं है कि वो खुद ब खुद युद्ध जाके सीधा लड़ेंगे क्योंकि वॉर करने से उनका ही लॉस है और किसी देश का कभी भी वॉर करने से फ़ायदा नहीं हुआ है। वर्ल्ड वॉर 3 होना तो बहुत नामुमकिन है, पर अगर होता है ऐसे दो भागों में दुनिया बच सकती है, पर हाँ देश युद्ध में नहीं जाएंगे। और अगर इंडिया की बात करें तो उसका न्यूट्रल रहना बहुत फ़ायदेमंद होगा और वो न्यूट्रल ही रहा है। हमारी शुरुआत से ही पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट की, जो कहती है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी के अलाइनमेंट में नहीं जाएंगे, बल्कि हम न्यूट्रल रह के जो हमारे साथ सही लगेगा हम वो करेंगे। और मेरे हिसाब से ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि ईरान इजराइल की क्या सिचुएशन है, और अगर आपको जानना है कि हिजबुल्ला की क्या सिचुएशन थी तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।